क्या आज के समय में न्यायपालिका सच में निष्पक्ष है? अगर इस सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं सबूतों के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे सत्ताधारी पार्टी अदालतों के फैसलों को भी प्रभावित करती है। अगर एक फैसला कोई जज महोदय सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ दे दे या उसकी पुलिस के खिलाफ दे दे तो रातों रात उसका तबादला कर दिया जाता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला देने वाला जज बैठा हो तो उस जज को कभी भी प्रमोशन नहीं मिलती है, उल्टा उसका डिमोशन कर दिया जाता है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी ये कहती है उसका अदालत के फैसलों से, अदालत के अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मगर जब हम इन सबूतों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहने और करने में दोनों में बहुत फर्क है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सबूतों के साथ ये समझ में आए कि निष्पक्ष न्यायपालिका केवल किताबों तक सीमित है। हकीकत में न्यायपालिका तो आज भी आम लोगों से कोसों दूर है, जिसमें सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी का अमल दखल रहता है। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया कि जज लोया की जो रहस्यमय मृत्यु हुई उस पे जांच करने से आखिर क्यों कतरा रही है सरकार। विभांशु सुधीर इन्होंने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। तो ये जो सवाल है कि क्या निष्पक्ष न्यायपालिका सच में इस देश के अंदर मौजूद है, इस जवाब को ढूंढने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो के अंदर सबूतों के साथ आपको पता चल जाएगा कि आखिर न्यायपालिका के अंदर भी सत्ता का अमल दखल होता है। सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं न्याय को भी प्रभावित करने की कोशिश करती है। एक जज जैसे ही सत्ता विरोधी फैसला देता है, अचानक से कोई ऊपरी आदेश आता है और उस जज का तबादला हो जाता है। अचानक से कोई सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है, अचानक से वो जज महोदय को तब्दील करके कहीं भेज दिया जाता है। किसी के प्रमोशन रुक जाती है तो किसी का डिमोशन हो जाता है, किसी की आगे की फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाती है तो किसी के साथ जज लोया वाला मामला हो जाता है। इन पूरी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरू उसी संभल से होती है जिसको पिछले 2 सालों से विवादों के घेरे में रखा गया है। वही उत्तर प्रदेश का संभल जिसके अंदर संभल हिंसा के नाम पर पिछले 2 साल से लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा है। वही संभल जहां पर एक जज महोदय विभांशु सुधीर, अनुज चौधरी और उनके बाकी पुलिसकर्मियों पर 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देते हैं, मगर उन पर तो एफआईआर नहीं होती। एसपी सीधा कहते हैं कि ये फैसला अवैध है और न्यायपालिका उस पर कुछ कमेंट भी नहीं करती है। उल्टा वही जज महोदय का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ना केवल ट्रांसफ़र किया जाता है बल्कि डिमोशन किया जाता है। सीजेएम से उठा के उनको सिविल जज सुल्तानपुर बना दिया जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ पर सीजेएम किसे बनाया जाता है? वो जज महोदय आदित्य सिंह जिन्होंने संभल जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे, जहाँ से ये पूरी किस्सा कहानी शुरू हुई थी। आपको लगता होगा कि ये कहानी यहाँ पर सिमट गई है, ये कहानी यहाँ पर ठहर गई है, तो आप शायद गलत हैं। संभल के वकीलों ने इसके खिलाफ आक्रोश दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि हम न्यायपालिका के अंदर सत्ता का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ा और अचानक से हाईकोर्ट से फिर आदेश आता है कि जो जज महोदय आदित्य सिंह यहाँ पर सीजेएम बनाकर लाए गए थे उनका वापस ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी जगह नए जज महोदय दीपक जायसवाल को वहाँ लाया जाता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक दिन का मुख्यमंत्री, मगर संभल ने एक दिन का सीजेएम भी देखा। आदित्य सिंह को वापस अपने कोर्ट में सिविल जज के तौर पे जाना पड़ता है और उनकी जगह दूसरा जज आता है। ये एक उदाहरण नहीं है, तो एकदम रिसेंट उदाहरण जो मैंने आपको दी है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ताधारी पार्टी का अमल दखल इस पूरे प्रकरण के अंदर है। अचानक से एक सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है या उनके चहेतों के खिलाफ फैसला आता है, उसके बदले में उस जज महोदय को तबादला मिलता है। बल्कि ऐसे और भी कहानियां हैं, और भी किस्से हैं, और भी इंसिडेंट्स हैं जिनको मैं आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस एस मुरलीधर की। आपको याद है आज से 5-6 साल पहले दिल्ली के अंदर दंगे होते थे, भयानक दंगे हुए थे, जिसके अंदर कई लोगों की मौत हो गई थी। देश की राजधानी जल रहा था, मगर अमित शाह और उनके अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी।
कोई शांति नहीं, कोई कुछ नहीं। तब जस्टिस एस मुरलीधर ने रातों रात उस पर सुनवाई करी और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। नतीजा क्या निकला कि 24 तारीख को ये सब चीजें हुई और 26 तारीख को जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला। जो दिल्ली तक सीमित थे उनको यहां से उठा के उड़ीसा भेज दिया जाता है। आप सोच कर देखिए आखिर क्यों ना सवाल उठे कि जैसे ही सत्ता विरोधी सत्ता को फटकार लगती है, सत्ता के अधीन आने वाली पुलिस को फटकार लगती है, आप जज साहब का तबादला कर देते। यहाँ पर एफआईआर का आदेश हुआ तो यहाँ पर तब्दीली कर दी आपने, संभल के अंदर तबादला हुआ। वहाँ पर दिल्ली दंगों में दिल्ली में सवाल उठे, अमित शाह की पुलिस पर सवाल उठे, तब आप वहाँ पर भी आपने जज का तबादला कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो दूसरे जज साहब हैं उनके नाम को आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। ये शायद भारतीय न्याय इतिहास के सबसे ईमानदार और सबसे तगड़े जज के रूप में जाने जाएंगे और अभी भी जाने जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि जस्टिस अकील कुरैशी शायद वो जज है जिनके जजमेंट आज के मौके पर, आज के परिदृश्य में मुमकिन नहीं है। जस्टिस अकील कुरैशी वही अकील कुरैशी हैं जिन्होंने 2010 के अंदर गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के अंदर अमित शाह को, जो आज के गृह मंत्री हैं, जिनको सबसे तगड़ा गृह मंत्री बोला जाता है, उनको सीबीआई रिमांड पे भेजा था। ये वही जज महोदय हैं जिन्होंने उसी मामले में, नरोदा पाटिया मामले में, गुजरात सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। और उसके बदले में इनको क्या मिला? बदले में वही मिला जो अक्सर सरकारें कहती है कि हमारे न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं करते। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बाकायदा इनको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की, मगर केंद्र सरकार ने नहीं माना। इनको मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया गया, इवन कि इनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आने दिया गया। अब आप सोच लीजिए कहाँ पर किस्सा कहानी है। आप सुप्रीम कोर्ट के एक दिग्गज वकील है प्रशांत भूषण, उनका वो स्टेटमेंट याद कर लीजिए जिसमें वो वीडियो में कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के सबसे ईमानदार, आप किसी से भी गुजरात में जाके पूछ लीजिए, सबसे ईमानदार जज अगर कोई गिने जाते हैं तो उनका नाम अकील कुरैशी है, मगर सत्ता विरोधी फैसले दिए इसलिए उनको कभी भी प्रमोशन नहीं मिला, उल्टा उनको डिमोशन मिला, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। अब तीसरा फैसला सुनिए, तीसरे जज साहब के बारे में सुनिए। दिल्ली के अंदर जज महोदय है गीतांजलि गोयल। इन्होंने 2023 में जो पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कैंपेन चल रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता के पक्ष में फैसला दे दिया था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि सीबीआई ने बाकायदा इस मामले के अंदर, जो जज महोदया थी, ईडी बाकायदा गई और सत्येंद्र जैन के मामले में सिफारिश करी, उन्होंने मांग करी कि ये जज महोदया गीतांजलि गोयल को इस मामले से हटा दिया जाए, हमें कोई दूसरा जज दिया जाए। सोच कर देखिए ना आप जरा, सत्ता पक्ष कहता है कि हमारा इस पूरे जजमेंट से, हमारे इन मामलों से कोई लेना देना नहीं, मगर जब देखते हैं तो मामला तो उल्टे लगते हैं। और ईडी के उस मांग को कबूल भी कर लिया गया और दूसरे जज के पास उस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब कैसे न सवाल पैदा हो कि आखिर न्यायपालिका के अंदर भी सत्ताधारी पार्टी का ये सत्ता का अमल दखल हो। एक और अब किस्सा कहानी सुनिए, शायद आपको और क्लैरिटी आए। आपको याद है शेखर कुमार यादव, यूपी के जज महोदय, वही जज महोदय जो वीएचपी के एक प्रोग्राम में गए थे, संघ के एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर क्या जाके अनाप शनाप बोल के आए थे, मुसलमानों को कठमुल्ला बोले थे और ये बोले थे कि भारत में जो न्याय है, भारत का जो सिस्टम है, वो बहुगिनती के हिसाब से चलेगा, जबकि संविधान के हिसाब से नहीं, जो बहुगिनती चाहता है उसके हिसाब से चलेगा। और मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जो मांस खाते हैं, पशुओं की बलि देते हैं बच्चों के सामने, वो सहिष्णु नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें, विवादित बातें उन्होंने करी थी और इस पर कोई माफ़ी कलामी नहीं करी थी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो?
जब उनके खिलाफ विपक्ष के 50 सांसदों ने यह कहा कि हेट स्पीच दे रहे जज रहते हुए वीएचपी के प्रोग्राम में, संघ के प्रोग्राम में कैसे जा सकते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा सभापति को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी कि हाँ हम इन जज महोदय ने गलत बोला है, कुछ कार्रवाई करें, तो यही मोदी सरकार जो अभी कहती है कि हम इस किसी भी अदालती फैसले में कुछ किंतु परंतु नहीं करते, उन्होंने राज्यसभा से ये स्पष्ट करवाया कि न्यायाधीश के आचरण पर कार्रवाई करने का एकाधिकार केवल संसद के पास है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाएगी, कठमुल्ला और पता नहीं क्या क्या कहा गया, वो जज महोदय के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया, उन पर कार्रवाई करने की बातें की गई। और आज के टाइम में आप बताइए मुझे कि ये जज महोदय के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या मोदी सरकार ने कुछ करा? संसद से कुछ हुआ? ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुसलमानों को बोला था मुसलमान तो हलवा है, मुसलमानों को तो कोई कुछ भी कह के निकल सकता है, तो इसलिए इस मामले में कुछ नहीं हुआ। ये जो किस्सा कहानी है, जो मैंने आपको 4 इंसिडेंट्स बताए हैं, ये इस बात को साबित करते हैं, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं कि इस देश के अंदर निष्पक्ष न्यायपालिका केवल और केवल किताबों के अंदर है। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं फैसलों को, अदालती फैसलों को प्रभावित करता है। खास तौर पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक के जो मामला रहते हैं उनमें सत्ता पक्ष का अमल दखल बहुत होता है। संभल का मामला मैंने बताया आपको, दिल्ली दंगों के टाइम का मामला बताया एस मुरलीधर का, अमित शाह को जेल भेजने वाले अकील कुरैशी का मामला बताया, आम आदमी पार्टी के ऐसा समय आम आदमी पार्टी के फेवर में फैसला देने वाली गीतांजलि गोयल के बारे में बताया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने वाले जज रहते हुए शेखर कुमार यादव के बारे में बताया। आप भी बहुत सारे केस जानते होंगे जिनमें इस टाइप का मामला हुआ होगा। अब आप बताइए, आपसे सीधा सवाल है, आप बताइए मुझे, क्या इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष है? क्या हम आप भी कह सकते हैं कि अदालतों के फैसलों में सत्ताधारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता? आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आपके क्या राय हैं? अपने राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से हमें और एनर्जी मिलती है, हम और नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।